हेलो एवरीवन। इस वीडियो सेशन में हम सभी लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक जो होता है वो सब हम लोगों को पता है। अब आगे बात करते हैं जिसमें मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और लुईस प्रतीक पे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संयोजकता से। तो संयोजकता के बारे में थोड़ा बहुत तो बताया गया था ही, एक बार और रिपीट कर दे ताकि एक अच्छा फ्लो तैयार हो जाए संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझने के लिए। तो एक दो बात मैं नया बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो संयोजकता को वैलेंसी अंग्रेजी में कहते हैं और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे फ्रैंकलैंड। कौन किए थे? फ्रैंकलैंड। और ये जो संयोजकता है इसके डिफिनेशन के संदर्भ में हम लोग कहते हैं किसी तत्व की दूसरे तत्वों से जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। यदि कोई एक तत्व दूसरे तत्व से दो बंधन से जुड़ सकता है तो उसकी संयोजकता दो है। यदि वो तीन बंधनों से जुड़ सकता है तो उनकी संयोजकता तीन। अब अगली बात जो इंपॉर्टेंट वो ये कि ये जो संयोजकता का जो शब्द है वैलेंसी, ये वैलेंसिया से आया है जो लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, बंधन बनाने की क्षमता, बंधन बनाने की क्षमता। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो वैलेंसी है वो शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आपको बोलना है लैटिन शब्द है और इसका मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो ये एक एक्स्ट्रा बातें थी जो मैंने बताया। अब स्टार्ट होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसका? संयोजकता के लिए। तो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है इसको लेकर के देखिए। तो इसमें कुछ वैज्ञानिक हैं जिनको इसका क्रेडिट दिया जाता है, किताब में था इसलिए यहाँ मेंशन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। कॉसेल, लुईस और लैंगम्यूर। अब देखिए आगे इसमें बातें क्या क्या है ये बस समझ लीजिए, ये ठीक है ना। तो देखिए किसी तत्व की संयोजकता उसकी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। इसलिए बाहरी कोश को संयोजी कोश व इसके इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात। कैसे भाई साबित किया जाए? तो देखिए मैं साबित करके बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कि मैं अगर ले लेता हूँ किसी एक कार्बन के बारे में, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इसका अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2,4 लिखना पड़ेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो कार्बन के एटम कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो आप कहिएगा कि सर 4 और चाहिए। तो ये जो 4 आपका है ना, इसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्योंकि यही जो 4 है ये बता रहा है कि हमें और कितना चाहिए। ठीक है ना, तो इसकी संयोजकता 4 हो गई। अब उसी तरीके से कुछ और ले लीजिए, जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए। तो ऑक्सीजन 8 है, तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, तो इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन। और चूंकि चाहिए इसलिए ऑक्सीजन का संयोजकता माइनस में चला जाएगा। तो फिर इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो आपका हो गया 2। तो इसी बारे में बोला गया है कि जो संयोजकता है वो बाहरी कक्षा में उपस्थित, ये जो आउटर जो आपका ऑर्बिट है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। इसलिए बाहरी कोश को संयोजी कोश और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सिंपल सी बात थी, समझ गए होंगे आप। ठीक है, दिक्कत हो तुरंत वीडियो बैक कीजिए, फिर से सुन लिया कीजिएगा। ठीक है ना, यही तो वीडियो में एक बेनिफिट कि आप बार बार सुन सकते हैं एक ही चीज। बाहरी कोश के जितने इलेक्ट्रॉन संयोजन क्रिया में भाग लेते हैं उस संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात। अब जैसे ये 6, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे? 2। वही तो 2 आकर के से बॉन्ड बनाएंगे, ये इसकी संयोजकता कहलाएगी। अगला, सभी परमाणु अक्रिय गैसों के समान अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए बंधन बनाते हैं। बिल्कुल, इस पर हम लोग क्लास में बात की थी काफी डिटेल में। ये अस्थायी बनने के लिए होता है। अष्टक क्यों पूरा करना चाह रहा है? ताकि अक्रिय हो सके, सक्रियता समाप्त हो, आराम में चला जाए कि भैया अब बॉन्ड नहीं बनाना है, हो गया जो बनाना। अगला देखिए, ये बंधन निम्न प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कौन कौन? तो पहला इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, जिसके लिए आपको याद होगा मैंने एक डिफिनेशन लिखाया था, आयनिक बंधन, जिसको विद्युत संयोजक बंधन भी कहा जाता है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो साझेदारी वाला क्या था? सहसंयोजक बंधन। और एक और, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा दिए जाने पर उसको कहते हैं उप सहसंयोजक बंधन। मतलब साझेदारी तो होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन का युग्म कोई एक ही परमाणु देगा, दोनों शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल लिखवाया गया था SO2 वाला।
और डिटेल में इस पर आगे बात होगी। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया ये था संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। समझ के नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, उसी के लिए ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप सामने तो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, मैंने जब शुरू में सामने पेज ओपन अप किए थे उस समय स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आता है लुईस प्रतीक, यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ। तो सुनिए, लुईस प्रतीक क्या होता है। तो ये बंधन को बताने की एक नई तरीके थी, जिसमें हम लोग एक तत्व को लेते थे। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बाद में मैं रीडिंग कर दूंगा। ये एक मेथड था जिसमें कोई भी तत्व ले लीजिए ए, इसके बाह्यतम कक्षा में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 को बिंदु मारते थे। इससे होता क्या था कि ए और बी जब बंधन बनाते थे ना, तो हमें पता चल जाता था कि ए के तरफ से कितना इलेक्ट्रॉन है और बी के तरफ से कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसे करके बंधन बना लिया तो हम लोग बोल देते थे कि ए ने जो है यहाँ पर अपना अष्टक पूरा किया है और बी ने जो है अपने बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा किए। ठीक है, तो ये एक तरीका था जिससे आदमी पता भी कर लेता था कि बंधन 1 बने हैं, 2 बने हैं या 3 बने हैं, और किसके कितने इलेक्ट्रॉन लगे हैं ये पता चल जाता था। ठीक है, तो अब इसी बात को लिख दिया गया। तो लुईस प्रतीक क्या है। जब किसी तत्व के संकेत को लिख कर उसके चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है तो इसे लुईस प्रतीक कहते हैं। बिल्कुल, जैसे हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बिंदु, मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए यहाँ पर 2 बिंदु डाले हैं, और थोड़ा सा अलग दिखे इसके लिए हम लोग स्टार मार देते हैं। क्या मार देते हैं? स्टार। देखिए यहाँ दिख रहा होगा, ये स्टार कर दी। ठीक है, फिर आगे देखिए, आपका एल्यूमिनियम के लिए भी 2 बाहर, फिर आपका सॉरी 2 नहीं, एल्यूमिनियम का 3 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए, एक यहाँ होगा 1 2 और इधर एक 1, डन, 1 2 और 1। कार्बन के लिए 4। फिर आपका आता है कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ये ध्यान में रखिए। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाँ एक बात हमेशा याद रखिए कि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिट नहीं होता। हमेशा याद रखिए, पी ऑर्बिट होता है लेकिन डी ऑर्बिट नहीं होता है। इसीलिए नाइट्रोजन NCl3 बना सकती है लेकिन NCl5 नहीं। लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन से नीचे वाला, ये PCl3 भी बना लेती है और PCl5। ये मैंने जरूरत से ज्यादा बता दिए, आपको अच्छा नहीं लगा हो तो मत उतारिए। ठीक है, 12वीं में मैं इसको डिटेल में बात कर लूंगा। चल, अब आता है आगे। फिर ऑक्सीजन के लिए देखिए, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 100 बिंदु मारा गया। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहाँ गिनती कीजिएगा, 7 मिल जाएगा आपको, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर आपका नियोन देखिए, इसका तो अक्रिय है तो अष्टक पूरा होगा। देखिए 2 4 6 और 2 8, डन। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अब देखिए क्या है ये, अब है लुईस संरचना, मतलब प्रतीकों का इस्तेमाल करके अणु की संरचना बताने के काम करना है। तो देखिए लुईस संरचना जो है ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। ठीक है ना, किसी अणु की, ध्यान दीजिएगा, ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान व साझेदारी को दिखाने के लिए लुईस प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, लुईस संरचना कहलाता है। बेसिकली लुईस प्रतीक आया ही था इसी काम के लिए। ठीक है ना, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल बढ़िया लगेगा आपको ये। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ HCl, तो HCl में आपको पता है हाइड्रोजन HCl ऐसे बनता है। अब यहाँ इस बॉन्ड को देखिए, इसको देखने से नहीं पता चल पाता है कि किसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें नहीं पता, बस इतना पता चला है कि हाँ एक बॉन्ड बन रहा है। लेकिन इसको अब देखिए, इस फोटो को, इस फोटो, इसको देखिएगा तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। क्या हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था? ध्यान से समझिए, मैं इसको जूम करके पता, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 7 था, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन ने अपना एक सर्कल ऐसे बना लिया, अपना अष्टक पूरा कर लिया, और हाइड्रोजन ने अपने बाह्यतम कक्षा में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बना लिए, तो HCl का काम हो गया। वैसे ही अब देखिए Cl2, तो Cl2 का क्लोरीन है, तो क्लोरीन का भी देखिए Cl 7 7 एक एक अपना शेयर कर लिया। फिर आपका आता है मेथेन, तो मेथेन में आपको पता है कार्बन 4 शेयर करता है, हाइड्रोजन अपना अपना एक एक डाला है सामने, और फिर हाइड्रोजन कार्बन ने अपना ऐसे सर्कल कंप्लीट किया, बस 8 वो आ गया। हाइड्रोजन सब ने भी अपना अपना ऐसे सर्कल किया और इस सब के हिस्सा में क्या होते हैं, वो आ गए 2 आ गए। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर HNO3 का है। देखिए यहाँ तीर का जो चिन्ह है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये बता रहा है कि यहाँ बन रहा है उप सह संयोजक बंधन।
जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ही दिया होगा और उसके बदले ऑक्सीजन से कुछ लिया नहीं होगा। अब जैसे देखें यहाँ पर हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन की, इसको कहते हैं सहसंयोजक बंधन। फिर यहाँ देखिए ऑक्सीजन का भी है और नाइट्रोजन का भी। कैसे पता चला? क्योंकि ध्यान दीजिए ना, एक स्टार है तो एक है डॉट। लेकिन यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन का देखिए यहाँ पर आपको केवल दो डॉट ही नजर आ रहा है और दोनों किसका है पता है? नाइट्रोजन का। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए लेकिन ऑक्सीजन से कुछ लिया नहीं। तो किसने दिए? नाइट्रोजन ने। इसलिए नाइट्रोजन की तरफ से तीर का चिन्ह ऊपर की ओर। इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर जो बंधन बन रही है ये है उप सहसंयोजक। कौन सा? उप सहसंयोजक। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये HNO3 का था, ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए। फिर आगे देखिए N2O4। अब आपको बस करना क्या है, इसको समझनी है N2O4 कैसे कैसे है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन आपका अब की बार 2 उप सहसंयोजक बंधन बनाएगी और यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा क्या सब हो रहा है। तो ऑक्सीजन के पास देखिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन इधर, फिर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, फिर ये नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, ऊपर ऑक्सीजन के पास 6, इधर भी 6, और इलेक्ट्रॉन का शेयर इस तरीके से हो रहा है एंड सर्कल जो है आपको ये चीजें दिखा रही है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे चीजें घटित हो रही है, ऐसे सर्कल बन रहा है, ठीक है। बस आपको ध्यान में रखना है कि एक सर्कल में 8 ही इलेक्ट्रॉन हो, उससे ज्यादा नहीं। फिर नाइट्रोजन ने अपना सर्कल ऐसे बनाया है, देखिए मैं आपके लिए थोड़ा सा काम कर देता हूँ, ठीक है। फिर ये नाइट्रोजन ने भी अपना सर्कल ऐसे बनाया है, फिर ऑक्सीजन ने अपना सर्कल ऐसे बनाया है, फिर ऊपर वाले ऑक्सीजन ने इस तरीके से आकर के बॉन्ड बनाया है। सारे सर्कल में देखिएगा 8-8 आपको इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा, सामने आपके प्रस्तुत है सारा एग्जाम्पल, थोड़ा बुद्धि लगाइएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला SO3। तो SO3 में भी देखिए S जो है आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाया है, फिर एक इधर और इधर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है। यहाँ सामने फोटो दिया हुआ है, अब बच्चों के जैसा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ जाइएगा। फिर अमोनियम क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है, ये इसका लुईस संरचना है। फिर H3PO4 का आपका जो है ये संरचना है, फिर यहाँ इसका आपको संरचना मिल गया, ठीक है। फिर आपका SO3 का है, तो ये SO3 का हो गया, फिर SO4 का, ये SO4 का हो गया। तो इस तरीके से जो है लुईस संरचना हम लोग बनाते हैं। तो आपको करना क्या है, इसको साफ सुथरे तरीके से जूम कर करके क्लियरली और आपको उतार लेनी, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे नजदीक कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए, ठीक है। क्लियरली आप लोग को दिख रहा होगा। और यही था आपका लुईस संरचना। अब अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।